ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें आपको पता है कि आप रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ये सब आपको पता है। बस आपके दिमाग में एक बार ये चीजें आ जाए, फिर आप ये चीजें समझ जाओगे एंड इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है, रिस्क असेसमेंट एंड मैपिंग। नाम से समझ में आ रहा है कि आप जो रिस्क है बेस्ड ऑन आपका क्या हजार्ड कंडीशन है एंड क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या आपकी कैपेसिटी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पहले रिस्क की असेसमेंट करो। आप रिस्क देखो कि रिस्क हो कितना रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, जो आपने हजार्ड प्रोन एरियाज डिफाइन कर लिए हैं, आप उनकी मैपिंग करो कि भाई इस जोन, ये पर्टिकुलर जोन में ज्यादा हजार्ड आ सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा रिस्क की पॉसिबिलिटी है, इस पर्टिकुलर जोन में कम है। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर एक पूरा इतना कंप्लीट जोन है एंड इसमें सब जोन बहुत सारे डिवाइडेड है। ठीक है, अब ज्यादा खतरनाक जोन सिर्फ यही है, तो अगर मुझे कैपेसिटी या मैं बोलूं कि मुझे कोई प्रोटेक्शन या कोई मिटिगेशन अगर करना होगा, तो मैं इंस्टेड ऑफ पूरे पे करके क्यों ना मैं इसी एरिया पे करूं। भाई पैसों की कमी है, इंडिया है, ठीक है, इकोनॉमिकल भी अप्रोच होनी होती है। अब जहां पे किसी चीज का खतरा ही नहीं है, वहां पे मैं वो सब प्रिकॉशंस क्यों लूं। समझ में आ रहा है ना? तो आप पहले एक मैपिंग कर लो, आप एक जोन डिफाइन कर लो कि भैया हजार ज्यादा यहाँ आने के चांसेस है, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे। अब जैसे मैं अर्थक्वेक की बात करती हूँ, अब जोन 4 और 5, चलो मान लिया फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोन 3, आप इन तीनों जोन्स में जो भी एरिया लाई कर रहे हैं, आप वहां पे इंश्योर करो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हो। अर्थक्वेक के जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनको प्रॉपर्ली इंश्योर किया जाए, आप प्रॉपर बेस आइसोलेशन प्रोवाइड करो, आप शियर वॉल्स प्रोवाइड करो। अब आप बोलो नहीं हम तो जोन 2 में भी करेंगे, भैया क्यों करोगे, वहां तो अटके आने के तो नामात्र चांसेस हैं। तो अपन को क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि हजार हो कहां रहा है, अपन को मैपिंग करनी है, अपन को जोनेशन करना है कि रिस्क कहां कितना है, किस तरह से एंड कहां पे क्या है। अब मान लो कोस्टल एरिया में आपके साइक्लोन आने की चांसेस है, मैं कहूं कि नहीं मेरे उत्तराखंड में भी जरा साइक्लोन शेल्टर बनाओ, क्यों बनाए भाई, बनाए नहीं भैया, नहीं बना सकते। जब वहां साइक्लोन आएगा ही नहीं तो तुम क्यों बनवाओगे वहां पे साइक्लोन शेल्टर्स। ठीक है, अब मैं बोलूं कि नहीं मेरे को ऐसे इनइक्वालिटी हो रही है, अब पार्शियलिटी मेरे को फील हो रही है, तो ऐसा करो कि राजस्थान में आप ये फ्लड कंट्रोल मेजर्स करो, घर को उठाओ, घर को ऊंचा ऊंचा करो, फ्लड आ सकती है। भैया नहीं होगा, तो अपन को पहले समझना पड़ेगा कहां पे क्या चीज है क्या नहीं है ना। तो ये सब चीजें हैं एग्जैक्टली। तो दिस इज नथिंग बट योर रिस्क असेसमेंट एंड मैपिंग। आप हजार्ड प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई करो एंड उसी एरिया में वो चीजें जो भी नेसेसिटी मिटिगेशन या प्रिपेयरनेस है आप वहीं पे करेंगे, ना कि अननेसेसरी पूरे इंडिया में पेल देंगे कि भैया अपन साइक्लोन भी हर जगह क्या पता कल आ जाए, हमें क्या पता आ जाए। तो ऐसा चीजें नहीं होती। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अपन को क्या है, जैसे कल ही आप लोगों ने बताया था कि आपको मैसेज आ जाता है कि भैया ऐसे ऐसे अर्थक्वेक है या ये सब है, ये आने वाला है। तो दिस इज नथिंग बट योर अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब मान लो किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो भैया वहां सायरन लगाओ, कुछ तो ऐसे माइक में लेके चिल्लाओ, कुछ तो आपको तरीका इस तरह से करना पड़ेगा। अब क्या है, जैसे आपका फ्लड है, फ्लड के लिए आप कोई अपने रिवर्स में सेंसर्स लगाओ। सेंसर्स में जैसे ही आपका एक रिस्क लेवल होगा, या जो मैं बोलूंगी कि इसके ऊपर अगर लेवल चला गया तो आपका बेसिकली फ्लड आएगा। तो मैं क्या बोलूंगी कि एकदम से जैसे उस लेवल तक पानी पहुंचे, आप हर जगह फैला दोगे भैया फ्लड आने के चांसेस हैं, आप लोग तैयार हो जाओ, अपना खाना पीना इकट्ठा कर लो, यहाँ से भग लो। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर अर्ली वार्निंग सिस्टम। नाम में आपने पहले ही लोगों को वार्निंग दे दी। सिमिलरली साइक्लोन, अगर साइक्लोन आने वाला है, अब ये सब चीजें क्या होती है डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अब आपके अगर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो आप लोगों को पहले बता दो कि भैया एक हफ्ता पहले ऑलमोस्ट पता लग जाता है कि भाई साइक्लोन आने के चांसेस हैं, आप लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर जाइए, या तो साइक्लोन शेल्टर्स में जाइए या कहीं भी जाइए, अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ जाना एंड ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर भी होना। अगर अपन मेंटली प्रिपेयर होंगे तो डेफिनेटली जो लॉसेस होंगे उनका एक्सटेंट कम होगा। जैसे मैं अपने रूट का एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे रुड़की में कुछ कुछ जगह प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो थोड़ी बहुत भी बारिश आती है, कभी भी एक बारिश, यस एग्जैक्टली पीटीएसडी कम होगा, एग्जैक्टली ऋषभ। तो कभी भी बारिश बहुत ज्यादा अगर आने लगती है तो पूरी गलियां भर जाती हैं, इनफैक्ट घरों तक पानी चला जाता है। ठीक है, सो लोग क्या करते हैं, जैसी बारिश आने वाली होती है, जरा बहुत भी जैसी रुकती है, एकदम से सबकी बाइक वाइक स्टार्ट हो जाती है एंड सब राशन पानी ये सब इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि वो पानी, वो नाले का पानी मिक्स होकर पूरी गलियों में भर जाता है, तो लोग वहां पे नहीं जाएंगे। तो वो क्या है उनकी, अब उनको वार्निंग मिल गई ऑल द नेचर से कि भैया पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वो अपना सारा सामान इकट्ठे कर लेते हैं। तो वो क्या है उनकी, वो उनकी प्रिपेयरनेस है कि वो तैयार है कि भाई साहब पानी भरने वाला है, अपना स्टॉक इकट्ठा कर लो। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर कि आपको वार्निंग पहले मिल जाए, पता लग जाए, तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अर्थक्वेक की मैं अगर बात करूं, अर्थक्वेक में भी सिमिलरली आपके जहां पे जोन 4 जोन 5 यहाँ पे आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाइए एंड उसमें प्रॉपर जो बिल्डिंग कोड्स हैं अर्थक्वेक के रिलेटेड, प्रॉपर डक्टिलिटी जो भी आपको प्रोवाइड करनी है वो प्रॉपर्ली आप प्रोवाइड करें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमिलरली जैसे मैंने बोला अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाइए, फ्लड प्रूफ स्ट्रक्चर्स बनाइए, वेरी गुड गेट वेरी नाइस। ठीक है, कम्युनिटी अवेयरनेस, आप लोगों को बताओ, उनको एजुकेट करो कि भैया आपको प्रिपेयर होना है। कैसे प्रिपेयर होना है अभी हम देखेंगे। प्रिपेयरनेस भी बहुत लेवल्स पे होती है, हमें खुद को भी प्रिपेयर होना है, हमें अपनी फैमिली को भी प्रिपेयर करना है, हमें अपनी कम्युनिटी को भी प्रिपेयर करना है एंड सरकार को भी प्रिपेयर होना है एंड पूरे वर्ल्ड में प्रिपेयरनेस होनी चाहिए। तो हर लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मम्मी आप तैयार हो ना डिजास्टर के लिए, ये आने वाला है, आप बस आपको तैयार रहना है और तुम खुद तैयार नहीं हो। पता चला डिजास्टर आ गया और आंटी तो भगली, वो तो तैयार थी और तुम तैयार नहीं थे, तुम सोच रहे थे कि मम्मी तुमको लेके जाएंगी पर मम्मी तो छोड़ गई। ठीक है, तो इंडिविजुअल भी प्रिपेयरनेस होनी है, तो सबको तैयार रहना है। ठीक है, तो अपन को देखेंगे कि किस तरह से हमें प्रिपेयर होना है। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमने बात की थी, आप एफोरेस्टेशन करेंगे तो आप लैंडस्लाइड से बचेंगे, आपका सॉइल इरोजन कम से कम होगा। आप क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन में अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे, थोड़ा क्लाइमेट चेंज से बचेंगे एंड ग्लोबल वार्मिंग इतना जो हो रही है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, ये सब भी एक एक्सटेंट तक कम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान्स। आप जैसे इमरजेंसी आए, अब ऐसा नहीं कि पता ही नहीं भैया जाए कहां, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके प्रॉपर इवैक्यूएशन रूट्स होने चाहिए कि मान लो जैसे किसी एरिया में अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वहां पे ओपन स्पेस होना चाहिए। ओपन स्पेस हो तो क्या होगा, लोग इकट्ठे होकर ओपन स्पेस में चले जाएंगे, ना तो वहां कोई बिल्डिंग गिरेगी। और धरती अगर हिल के एक जगह शांत भी होगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। अगर धरती हिल रही है उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो अपन भी हिल लेंगे, डांस कर लेंगे, क्या दिक्कत है, खत्म, उसके बाद क्या ही है। बट अगर आपका पूरा एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड बिल्डिंग लगी पड़ी है, तो उसके बाद क्या, एग्जैक्टली फेसबुक पे स्टेटस डालेंगे, लोग यही करते हैं अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले एक आता है कि सबकी स्टोरी अपडेट हो जाती है। ठीक है,
हाँ, शक्तिमान नहीं बचाएगा, तुम धरती हिलेगी वो रुक जाएगी एक टाइम बाद, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो घंटों तक हिलती रहती है, बच जाओगे तुम। बट द पॉइंट इज कि दूर-दूर तक बिल्डिंग्स नहीं होंगी, आप सिर्फ लोग वहाँ पे होंगे, तो हम आराम से बच सकते हैं। अब इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जब मैं आपको अर्थक्वेक पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि आप खाली ओपन स्पेस में है तो अच्छी बात है, घर में है तो क्या करें, आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्या करें, किस किस कंडीशन में आप कैसे हैं तो आपको कैसे इवैक्यूएशन करना होता है, हमें ये पता होना चाहिए। एंड रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है जैसे कोई डिजास्टर होगा। सो दिस इज नथिंग बट ये सब पूरा का पूरा ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। एंड हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि डिजास्टर से पहले क्या करना है, डिजास्टर के दौरान क्या करना है एंड डिजास्टर के बाद क्या करना है। सो अगर आप प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करोगे तो आपका जो रिस्क है उसमें रिडक्शन होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। आप पूरे के पूरे डिजास्टर्स जितने भी हजार्ड्स हैं आप उनसे 100% नहीं बच सकते हैं, कुछ नेचुरल फिनोमेना है वो होंगे, बट जो लॉस है उसके एक्सटेंट को आप कम कर सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट योर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? यस, वी कैन डू मॉक ड्रिल्स, वेरी नाइस अंकित, ठीक है? क्या हो गया? सो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है, हमें डिजास्टर से रिकवर होना है। किस लिए? ताकि जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए, चाहे इंसानों की लाइफ पे, चाहे प्रॉपर्टी पे, चाहे एनवायरमेंट पे। सो दिस इज नथिंग बट योर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें बहुत सारी पॉलिसीज आएंगी एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होंगी, बहुत सारे एक्शंस होंगे जो हेल्प करेंगे आपके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, जो लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए, एंड ऑल्सो रेजिलियंस को इंप्रूव करने के लिए। रेजिलियंस इज नथिंग बट योर कैपेसिटी, ठीक है? तो आपकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी। किस तरह से होगी अभी हम जस्ट देखने ही वाले हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द एम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कि भैया लॉस ऑफ लाइफ कम से कम हो, प्रॉपर्टी लॉस कम से कम हो, एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम हो, एंड लोगों की प्रॉपर प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, वो एकदम तैयार होनी चाहिए, जैसे डिजास्टर आए वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? एंड प्रॉपर्ली वो रिकवर भी हो जाए फ्रॉम डिजास्टर्स। तो अगर हम किसी चीज को, कोई भी चीज अगर दुर्घटना कुछ भी होने वाली होती है, लोगों को पहले से पता होता है तो उतना दुख नहीं होता, एंड अगर आपको सडनली कोई चीज पता लग गया कुछ भी हो तो दुख ज्यादा होता है, ठीक है? ओके फाइन। सो अब हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में होता क्या है। सो इस इमेज को हम बाद में देखेंगे, पहले की ऑब्जेक्टिव्स अब पता लग गया होगा, बार बार मैं नहीं समझा रही। लाइफ को बचाना है, सफरिंग्स कम करनी है, जल्दी से जल्दी रेस्क्यू हो, मेडिकल एड्स आपके पास होनी चाहिए, किसी को चोट चाट लग जाए तो थोड़ा बहुत इंतजाम आपके पास होना चाहिए, ठीक है? इवैक्यूएशन प्लान्स एंड रूट्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके होने चाहिए, ठीक है? आप बिल्डिंग्स की स्ट्रेंथनिंग करो, आपकी रोड्स एंड यूटिलिटीज, ये सब हाँ एग्जैक्टली कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये कुछ ऐसा नहीं है तो बच्चों को पता है, ठीक है? इकोनॉमिक लॉसेस कम से कम हो, प्रिपेयर्डनेस फैलाओ, कम्युनिटी को एजुकेट करो, अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्विक रिकवरी हो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब सरकार सो रही है, डिजास्टर आके चला गया, सबको तबाही हो रखी है, लोग सो रहे हैं कि जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते 20 दिन बाद चलते हैं। हाँ, लोगों के घर डूबे पड़े हैं, किसी के घर की छत के नीचे इंसान दब रहे हैं, पर कोई है ही नहीं कि उनको कोई बाहर निकाल देगा, उनको कोई रेस्क्यू करवाए, एंड देन वो जो घर बेचारों के टूट गए हैं उनकी रिकवरी भी हो। तो ये सब स्पॉन्टेनियसली होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं अभी वो ये गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं और अभी तो शीट भर रही है और अभी जो लोन पास होने दो और कागजी काम चल रहे हैं उसके बाद आएंगे आराम से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपन को करनी है, ठीक है? डिजास्टर प्रिवेंटिव मेजर्स उनको होनी चाहिए। अब ये सब आपको पता लग गया कि ये सब होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डिजास्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? एग्जैक्टली 7 रील्स चल रही है अभी अभिषेक की, ठीक है? एंड देन तो अपन को जो मैंने बात की ना कि ये करना है, तो क्या करना है वो डिपेंड करेगा कि कौन से डिजास्टर से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ड्यूरिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, ठीक है? प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए। और इनफैक्ट इतनी सारी आप अथॉरिटीज बना देते हो, जैसे मैं बात करूं एनडीएमए, आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कौन लेड करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है? इसमें अप्रॉक्स 9 मेंबर तक होते हैं। तो ये सब हम देखेंगे क्या क्या होता है। एनडीएमए के अंदर होता है एसडीएमए, ये स्टेट के लिए होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद मैं बात करूं डीडीएमए, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद लोकल अथॉरिटी पे चलता है, ठीक है? इनका पंचायत वगैरह ये सब चीजें चलती हैं। तो इतने सारे एजेंसीज बना दी हैं। उसके बाद कुछ एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती हैं, जैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसको हम एनईसी बोलते हैं, कमिटी सॉरी, एंड देन एसईसी होता है, ठीक है? ये सब चीजें हैं। एंड ऑल्सो आपके कुछ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज के लिए एनआईडीएम होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? रिस्पॉन्ड के लिए एनडीआरएफ होता है, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। फंड के लिए एनडीआरएफ होता है, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो ये सब इतनी सारी फलाना ढिंकाना तुमने एजेंसीज तो बना दी हैं, पता चला इनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। स्टेट वाले सोच रहे हैं कि भैया हम तो स्पेशल स्टेट में है, तो एनडीएम में से थोड़ी सेंट्रल से सरकार से थोड़ी हेल्प आएगी, वो बैठे हैं, ठीक है? वो सोच रहे हैं कि अरे स्टेट वाले थोड़ा तो शुरू करेंगे तब अपन चल लेंगे। तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो सब एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हर एक एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि आपको इस तरह से जाओ, आप ये करो, आपका ये प्लान है, आप उनको रेस्क्यू करो, आप उनको रिलीव करो, आप उन्हें वहां भेजो, आप उनको इमरजेंसी की चीजें भेजी जाए, उनको खाना भेजा जाए, उनको फलाना भेजा जाए, लोगों को पैसे भेजे जाए। तो यही सब चीजें प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है? सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमने समझ लिया डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों कर रहे हैं एंड करके क्या मिलेगा, ये सब अपन समझ गए। अब जो हमारी अप्रोच है वो 2 अप्रोच होती है, ठीक है? दैट इज प्रोएक्टिव एंड सेकंड इज रिएक्टिव। अगर मैं बात करूं आज से पहले, मतलब आजकल तो इतने प्लान्स एंड ऑल थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, पहले क्या होता था, डिजास्टर आने के बाद उनको बस बचा लिया और उनका बस बाहर निकाल लिया, थोड़ी बहुत रिकवरी हो गई, बस इतने तक ही सीमित थी उनकी अप्रोच, मतलब रिएक्टिव अप्रोच थी। मतलब पहले एक्शन हो जाए, पहले कर्म कांड हो जाए, उसके बाद जाएंगे कि हाँ भाई अच्छा डिजास्टर आया, चलो कोई नहीं, बाहर निकलते तो तुम 2-4 मर गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो नहीं, भगवान के हाथ में था, भगवान ने चाहा, भगवान की जैसी इच्छा, ठीक है? तो ऐसी ऐसी बातें पहले होती थी। तो पहले रिएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट होता था, पहले तबाही हो जाए, उसके बाद बस देख लेंगे कि ठीक है कौन बचा कौन नहीं, जो मर गया चलो मर गया, ठीक है? उसकी इतनी ही उम्र होगी, चलो वटेवर। अब क्या है, अब हमारी अप्रोच बदल गई है। अब अप्रोच एक्ट ऑफ गॉड, एग्जैक्टली, गॉड्स प्लान, ठीक है?
हाँ, मोक्ष मिल गया होगा उसको। केदारनाथ में बोला तो भगवान के पास गया होगा, कोई नहीं, अब शिव जी की शरण में है, ठीक है। हाँ, बुरे कर्मों का। तो नेक्स्ट इज, अब हमारी अप्रोच बदल गई है। अब हमारी अप्रोच क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच। तो ये सीधा आपको एमसीक्यू पूछा जाता है कि आजकल अप्रोच क्या है? आजकल है हम प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस पे बिलीव कर रहे हैं। अब हम पहले से तैयार हैं, हम प्रिपेयर हैं, हमने मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अपना ली हैं, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना रहे हैं, एंड हम लोगों को अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे बच्चों से लेके आगे तक, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में, विलेजेस में भी, बुजुर्गों को भी, सबको हर एक लेवल पे आप अवेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हमारी अप्रोच बदल चुकी है। सो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, आई होप आप समझ गए होंगे। सो प्रोएक्टिव अप्रोच जिसमें हम प्रिवेंशन और प्रिपेयरनेस पे बिलीव करेंगे कि आपको डिजास्टर का रिस्क रोकना है, तो आप पहले से ही प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपनाए, एंड ऑल्सो प्रिपेयर रहें कि इंडिविजुअल लेवल पे भी, आपकी फैमिली भी, आपकी कम्युनिटी भी, आपकी सरकार भी, सबको प्रिपेयर रहना है कि भैया ये होगा तो क्या करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि आप फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाते हो बिफोर अ फ्लड अकर्स, तो फ्लड आएगा जब आएगा देखी जाएगी, बट हमें ये पता है, हमने जोनेशन कर दी है, हमने हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया है कि पर्टिकुलर जोन इज फ्लड प्रोन एरिया। तो मैंने वहां पे क्या किया, मैंने घर बनाए हैं फ्लड रेजिस्टेंट। तो आप देख रहे हो इन घरों का लेवल कितना बढ़िया अपना ऊंचा तक है, नीचे इतना बढ़िया आर्किटेक्चर भी है, नीचे बस सीढ़ियां हैं, एंड ऊपर प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो अगर पानी यहाँ तक आएगा भी तो क्या ही दिक्कत है, अपन ऊपर तो आराम से नजारे देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है, रील बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर प्रिवेंशन। तो आपका जो लॉस हो सकता था वो आपने पहले ही उस लॉस के एक्सटेंट को कम कर दिया, एंड इनफैक्ट मे भी यहाँ पे लॉस भी जीरो हो जाए, ठीक है। जब पानी बढ़ने लगे भैया, अपना खाना पीना सब कुछ एटलीस्ट 72 आवर्स तक आप अपना खाना पीना सब कुछ जोड़ के रखो। अब सरकार इतनी भी ढीली नहीं है कि ना आए, आ जाते हैं, पानी वानी खाना पीना दे देते हैं, इतना बुरा नहीं है हमारा भारत, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच में जिसमें आप रिस्पांस एंड रिकवरी पे आपका फोकस होता है, ठीक है, कि डिजास्टर आ जाएगा उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो आप डिजास्टर आने के बाद उनको रिलीफ, इनको बचा रहे हो, उनको रेस्क्यू कर रहे हो, जैसे अर्थक्वेक आया, कुछ लोग गिर गुर गए, कुछ जो है पता चला लोग भाग गए, छोटे मोटे बच्चे ऐसे बेचारा ये रह गया, इसके माँ बाप तो भग लिए, तो ये बेचारी टीम बचा रही है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर रिएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आना, या तो हंसा मत करो, गिरगिट बहुत हंसता है। सो आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच क्या है बेचारा, ठीक है। ओके नाइस। सो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको कब कब करना है? देखो, आपको हर एक एक्टिविटी में करना है। अपन पहले भी तैयारी करेंगे, उसके टाइम भी तैयार रहेंगे, एंड उसके बाद भी लगे रहेंगे, तो हमें कुछ नहीं, बस यही करते रहना है, डिजास्टर से बचना है। सो सारी एक्टिविटीज में, चाहे बिफोर, ड्यूरिंग और इवन आफ्टर अ डिजास्टर, आपको प्रॉपर हर एक एक्टिविटीज में एक्टिव रहना है, ताकि आप इंपैक्ट को कम कर पाए एंड रिकवरी जल्द से जल्द कर पाए, ठीक है। तो इसमें दो फेजेस होंगे, प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फेज, हम इसको प्री डिजास्टर भी बोलते हैं। प्री डिजास्टर फेज इज नथिंग बट योर रिस्क मैनेजमेंट फेज। तो हम मैनेज कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस पे फोकस होगा। पोस्ट डिजास्टर मींस डिजास्टर आ चुका है, उसके बाद क्या करना है। तो अब क्राइसिस आ गया है, देन क्राइसिस मैनेजमेंट फेज होगा। अब डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि अगर रिस्क मैनेजमेंट फेज है तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी। तो उसमें ऑप्शन होगा ऐसे, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, सॉरी कौन सी होंगी ये बोला ना मैंने, तो रिलीफ, रिस्पांस, रिहैबिलिटेशन और प्रिपेयरनेस। तो आपका आंसर होगा कि भैया डी, प्रिपेयरनेस इन्वॉल्व होगी, क्योंकि बाकी जो है, जो आप रिलीफ, रिस्पांस एंड रिहैबिलिटेशन कर रहे हो, वो डिजास्टर के बाद होगा। तो वो पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट फेज में आती है, ठीक है। सो आपको ये एक्टिविटीज याद रखनी है कि डिजास्टर से पहले क्या कर रहे हैं, डिजास्टर के बाद क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो डिजास्टर के बाद अपन रिलीफ, रिस्पांस, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट 5R, वेरी नाइस, यस। सो ये हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन करना है। ये सब कैसे हो रहा है, ये बिफोर डिजास्टर हो रहा है। तो डिजास्टर आने से पहले हम बिल्कुल तैयार हैं, प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, ठीक है। एंड उसके बाद हम प्रिपेयरनेस भी इसके अंदर ही आएगा, हमने प्रॉपर प्रिपेयरनेस मेजर्स किए हैं, एंड देन डिजास्टर आया, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए हमने इतनी तैयारी करी थी। अब डिजास्टर के बाद अपन को क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है प्रॉपर्ली, एंड रिस्पॉन्ड करने के बाद जब डिजास्टर जाता है, आके तबाही भी मच जाए, प्रॉपर जो होना था वो हो जाए, उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन करेंगे एंड रिकवरी करेंगे। रिहैबिलिटेशन मींस अपनी बैक टू ओरिजिनल स्टेट में आना, ठीक है, जहां थे वहीं पे दोबारा आना है, एंड जिसको चोट चाट लगी है, जिसका थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ है, उसको प्रॉपर रिकवर करना है, चाहे आपके स्ट्रक्चर्स का, चाहे लोगों का, ठीक है। डिपेंड करेगा कि कितना कितना है, सरकार इतना नहीं दे पाती रश्मि, समझो, ठीक है। And so this is nothing but your 4 phases of disaster management, that is mitigation, preparedness, response and recovery, ठीक है। तो मिटिगेशन में ये सब चीजें आती हैं, अब क्या सब आता है इसको मैं डिटेल में अब बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल दिखाया गया कि अर्थक्वेक से पहले सब कुछ इंटैक्ट था, बिल्डिंग था, घर बार था, एंड प्रॉपर घास वास थी, सब कुछ था। अर्थक्वेक आया, थोड़ा बहुत बिल्डिंग हिलनी शुरू हुई, थोड़ा बहुत ये गार्डन वार्डन हिलने शुरू हुए, एंड जब पूरा अर्थक्वेक आके चला गया तो देखा हमारा घर भी थोड़ा धस चुका था, ऊपर से डेब्रिस वुब्रिस नीचे गिर चुकी थी, और ये बिल्डिंग भी अब शायद गिरने ही वाली है। सो दिस इज नथिंग बट योर आपके फेजेस कि किस तरह से अर्थक्वेक जब आता है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्या क्या होगा। अब हमारा काम है कि इससे कैसे बचना है, ठीक है। की स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो बिफोर अ डिजास्टर, इसको हम प्री डिजास्टर फेज बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर, जो आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दे दी जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से क्या होगा, इसमें क्या होगा, एंड इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, एंड ये कोई इंप्लीकेशन है या कोई आपके प्रिपेयरनेस अगर या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है, तो या डिजास्टर से पहले लोगे कि बाद में लोगे, ठीक है। तो इसमें याद करने का कुछ नहीं है, आप एक बार सुनो, आपको सब याद एनीवे हो जाएगा। तो ये तो बहुत जनरल चीजें हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इज बिफोर अ डिजास्टर, प्री डिजास्टर फेज हमें क्या करना है। प्री डिजास्टर फेज में हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मींस चाहे लोग हैं, चाहे बेसिकली जगह पे कोई दिक्कत है, कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर्स है, उन सब की उनको रेजिलिएंट बनाना है, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है, ताकि आपका जो लॉस हो वो कम से कम हो, ठीक है। अब मेजर्स कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, ठीक है। एक तो है कि आपकी लॉन्ग टर्म अप्रोच है, हमने लॉन्ग टर्म के सोच के प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लिए हैं, एंड एक शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या होता है उनको समझते हैं।
लॉन्ग टर्म मेजर्स में प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, इसमें क्या होता है, जैसे आपने बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स बना लिया, अगर हम एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं तो हम फ्लड से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक आपका प्री डिजास्टर फेज की एक तैयारी है, ये एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है, ये एक प्रिपेयरनेस की स्ट्रैटेजी है। तो यमुना फ्लड कंट्रोल इन दिल्ली, आपने क्या किया, एम्बैंकमेंट बना लिए। तो भाई साहब अगर फ्लड आएगा तो वो एम्बैंकमेंट्स प्रोटेक्ट करेंगे कि वो जो पानी है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो मेरे शहरों में ना घुसे या लोगों के घर को डिस्प्लेस ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म मेजर है। ठीक है, दूसरा आपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना ली। ठीक है, सो जहां भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहां पे जैसे जापान के स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स हैं, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक बहुत आता है, तो उनके अपने कोड्स हैं, आप उस तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं, उनको वो इंप्लाई भी करना होता है। सो दिस इज नथिंग बट योर लॉन्ग टर्म मेजर जो आपने अप्लाई किया है इन प्री डिजास्टर फेज। ठीक है, आप एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, आप पेड़ लगा रहे हैं, क्यों, ताकि लैंडस्लाइड से बच सकें, सॉइल इरोजन ना हो, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म मेजर है। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं, आप पानी को स्टोर कर रहे हैं, क्यों, ताकि जब सूखा हो, जब ड्रॉट हो, तो उनका इंपैक्ट कम से कम हो। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हैं, ये सब मिटिगेशन चीजें हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, केशु ने बोला मैंग्रोव्स हम लगाते हैं, एग्जैक्टली किससे बचने के लिए, मैंग्रोव्स हम लगाते हैं कौन से हजार्ड से बचने के लिए, साइक्लोन एंड फ्लड, इन सबसे बचने के लिए। ठीक है, फ्लड, सुनामी, हाँ सब चलेगा। ठीक है, तो आपके बेसिकली बाउंड करके रखती है। सो यहाँ पे आपको इमेज में भी दिखाया गया है सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपका कोई स्लोप है एंड वहां पे प्रॉपर अगर पेड़ लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, तो आपको देख रहा है कि अगर पानी आ रहा है, मान लो बारिश, हम बोलते हैं ना कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ड्यूरिंग रेनफॉल बहुत खतरनाक हो जाती है, शियर स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, आपका जो स्लोप है वो स्टेबल नहीं होता, वो गिरके गिरने के चांसेस होते हैं। बट अगर आप पेड़ पौधे लगा दे रहे हो तो आपको देख रहा है कि इंटैक्ट है, इवन ऑन स्लोप आपकी लैंड साइड आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे देखो, जिस जगह प्रॉपर प्लांट्स नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे ही पानी पड़ा, जैसे रेनफॉल हुई, आपका जो सॉइल मास था वो पूरा का पूरा गिर गया। तो दिस इज नथिंग बट योर सॉइल इरोजन, दिस इज योर लैंडस्लाइड। एक्जैक्टली, ट्रैकिंग रुक जाती है, एंड ऑल्सो जैसे आपकी जो यात्रा वात्रा होती है, जो आपके पहाड़ों पर यात्रा चलती है, वो भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलते हैं कि इस टाइम ये बंद रहेंगे। कुछ उनका रिलीजियस पर्पस भी होता है, कुछ डिजास्टर से रिलेटेड पर्पस भी होता है कि इस टाइम पे ये नहीं खुलेगा, उस टाइम पे इसके बाद बंद कर देते हैं, इसके बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसके बाद, तो इनका कुछ पर्पस ही होता है। ठीक है, यस एग्जैक्टली आयुष। ठीक है, हाँ केदारनाथ एंड ऑल। उसके बाद ये मेरी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग की बात की गई है कि सिस्मिक रेजिस्टेंस, अगर आप कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे हो तो आपका क्या होगा, बिल्डिंग धार 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 करके कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। बट अगर आपने बेस आइसोलेशन प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने बेस आइसोलेशन प्रोवाइड किया है, आपने शियर वॉल्स प्रोवाइड की है, तो आपकी जो अर्थक्वेक के बाद भी आपकी जो बिल्डिंग है वो एक ही पोजीशन पे रहेगी, उसमें लॉसेस ना के बराबर होंगे, इनफैक्ट नहीं भी होंगे। ठीक है, ओके, शॉर्ट टर्म मेजर्स, तो ये तो आपने लॉन्ग टर्म में देख लिया कि फ्लड से बचने के लिए एम्बैंकमेंट वॉल बना दी, अर्थक्वेक बचने के लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना दी। ठीक है, तो ये सब हमारे एफोरेस्टेशन कर लिया, तो ये हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म मेजर्स। अब बात आती है शॉर्ट टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म में आप लोग क्या करें, तो हम करेंगे अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, मतलब लोगों को अवेयर करेंगे, मॉक ड्रिल्स जैसे बोलते हैं। ठीक है, सो अर्थक्वेक सेफ्टी जैसे ये बच्चों को बताया जा रहा है कि आप ऐसे, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप कवर एंड होल्ड। अभी हम देखेंगे, मैंने कहीं तो लगाया था, कहाँ लगाया था, दिस इज नथिंग बट योर ड्रॉप कवर एंड होल्ड। ठीक है, जैसे कि आपका घरों में, जैसे आप घर पे हो, ठीक है, आपका अर्थक्वेक आया तो पहले आप नीचे बैठो, ड्रॉप हो जाओ, एंड कोई सॉलिड सी जगह, मतलब जिससे आपके सर पे चोट ना लगे, जैसे कोई टेबल है, उस टेबल के नीचे आप अपने हेड पे एक कवर ले लो, एंड कवर करके आप वहीं पे उसको पकड़ के बैठ जाओ। सो दिस इज नथिंग बट योर ड्रॉप कवर एंड होल्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अरे यार तुम इसी बात पे, सॉलिड वाली जो टिम्बर आपको मिलती है, कौन सी ट्री से मिलती है ये बताओ, कौन सी ट्री से मिलती है। हाँ, ये टी किस में होती है, कौन सी ट्री, एक्सोजीनस एंडोजीनस, एक्सो में कॉनिफर्स की डेसिडुअस। वेरी गुड केशु। तो ये सब अपन को स्ट्रॉन्ग वाली बेसिकली उससे लकड़ी से अपनी टेबल वेबल बनानी है। ठीक है, सो अवेयरनेस कैंपेन करो, जैसे इन बच्चों को बताया जा रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे, बेचारा बच्चा बैठा है कि क्या हो गया, डिजास्टर आ गया एकदम से, क्या चीजें कैसे करनी है। ठीक है, एंड प्रॉपर आपको सारे जो भी मतलब मेडिकल एड्स होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, कहीं आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो उन सबको बताया जा रहा है कि ये चीजें होती हैं, आप इनको यूज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। तो दिस इज नथिंग बट योर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो आप स्कूल्स, कॉलेजेस, विलेजेस, हर जगह इंश्योर करते हो कि सबको पता लगे। आपके प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सिंग प्लान्स होने चाहिए कि एकदम से अगर इमरजेंसी आए तो आपको क्या प्लान होना चाहिए, किधर से भागना है, किधर से इवैक्यूएशन करना है। अब अगेन ये सब चीजें अगर आपके साथ नहीं हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि मे बी आप उस डिजास्टर प्रोन एरिया में नहीं होंगे। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, कोई भी, कोई नॉर्थ ईस्ट से हो, कोई एक्सट्रीम नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, कोई कोस्टल रीजन से हो, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि आपको कोई ज्ञान दे रहा हो कि डिजास्टर आए तो ये करना है। अच्छा, आप ड्राई स्टेट से हैं, तो ऋषभ क्या आपको किसी ने एक तो है फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल्स वीकली, वेरी नाइस अभिषेक। बहुत लोग ओके, एक्चुअली मुझे नहीं दिया इसलिए मैं पूछ रही थी, कुछ नहीं बताया गया स्कूल में, वेरी नाइस, अच्छे स्कूल में पढ़े हो तुम ग्रेट ग्रेट, एनडीआरएफ आए थे, ओह नाइस नाइस, ओके वेरी गुड, ऑफिस में भी देते हैं भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। बात करती हूँ, वो चीज अटेंड की है, नाइस, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ने नहीं बताया, यूट्यूब से सीखा, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे अच्छे, आपका वल्नरेबिलिटी, आपका एक्सपोजर अच्छा है सबका। ठीक है, ओके,
अब नेक्स्ट इज स्टॉक पाइलिंग रिलीफ मटेरियल्स। आपके पास पूरा पूरा स्टॉक होना चाहिए, चाहे खाने की बात करें, पीने की बात करें, मेडिकल सप्लाईज की बात करें, सबको स्टॉक होना चाहिए। कोविड में तो अलग स्टॉक चल रहा था, तो लोग अपने अपने जुगाड़ के स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। सो आपका जो भी रिलीफ मटेरियल्स है, जो भी आपको स्टॉक करना है, आप उनको पहले से उनका प्रॉपर स्टॉक करके रखें कि हमें ये चीजें चाहिए रहेंगी, एंड अगर डिजास्टर आ जाए तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो खाना पीना ये सब, आपको मेडिकल एड्स ये सब आपके प्रॉपर होनी चाहिए। मैगी वैगी, हाँ सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल क्या है, जैसे साइक्लोन प्रोन उड़ीसा है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट रेगुलर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स कराते रहते हैं, तो लोगों को मॉक ड्रिल्स दिखाते, मतलब बताते रहते हैं कि साइक्लोन आए तो क्या करना है। एंड ऑल्सो उन्होंने कुछ साइक्लोन शेल्टर्स भी बना दिए हैं टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज। तो दिस इज नथिंग बट योर साइक्लोन शेल्टर्स। तो बेसिकली कोस्टल एरिया से बहुत दूर हाइट पे हमने शेल्टर्स बना दिए हैं, ताकि लोग आए, जैसी साइक्लोन हो लोगों को अवेयर किया जाए एंड वहां पे लोगों को प्रोटेक्ट कर ले चाहिए, जरूर गिरेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर साइक्लोन शेल्टर्स, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, ये मेरी प्रिपेयर्डनेस है, कि मैंने डिजास्टर आने से पहले प्रिपेयर्डनेस कर लिया, मैंने मिटिगेशन स्ट्रेटजी कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डिजास्टर। अब भाई साहब तुमने इतनी तैयारी कर ली, एकदम खतरनाक, अपन तैयार हैं, क्या आएगा, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन देखी जाएगी, देखते हैं, अपन तैयार हैं, ठीक है। अब डिजास्टर आ गया, ठीक है, अब क्या करना है उसकी बात करते हैं। अब जैसे डिजास्टर आया तो सबसे पहले तो हमें चाहिए इमीडिएट रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं बैठ के सोच रहे हैं कि आगे तो अब क्या करें, पता चलो सोचते सोचते डिजास्टर भी चला गया और उसका जो इंपैक्ट होना था वो भी हो गया, ठीक है। तो ऐसा हमेशा भागना नहीं है नवीन, हमेशा नहीं भागना वीडियो बन रही है, एग्जैक्टली रील बन रही है, तो ऐसा नहीं करना। इमीडिएट रिस्पॉन्स इज मच नीडेड, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो, कम से कम लॉस हो। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कोई डेंजर जोन है वहां से भागो, ठीक है। मूविंग पीपल टू शेल्टर्स बिफोर अ साइक्लोन, जैसे अगर साइक्लोन आने वाला है तो आप साइक्लोन शेल्टर्स की तरफ भागो। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे, तो एनडीआरएफ टीम आएगी आपके पास, भागी भागी आपको रेस्क्यू करेगी, ठीक है। आप गिर गुर गए, कहीं फंस गए, तो अब टीम आपको निकालेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई कोलैप्स बिल्डिंग है आफ्टर अर्थक्वेक, तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, सामान उनके नीचे आप दबे पड़े हैं, तो उस सामान को हटा के एकदम से आपको बाहर निकाला जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट योर सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी रिलीफ देगी आपको, भाई सांस वांस फूलेगी, सबसे पहले इंसान को चाहिए पानी, तो भैया पानी दो, खाने को दो, एक अच्छा खासा शेल्टर दो, मेडिकल एड उनको प्रॉपर होनी चाहिए, एक सुख शांति भरे उनको एक एटमॉस्फेयर में बिठाओ, वहां पे कोई मेंटल रिलीफ देने वाला भी होना चाहिए स्प्राइट दो से, ठीक है, कि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, अच्छा वो माउंटेन ड्यू है, सॉरी वो स्प्राइट नहीं है, हाँ बेचारा, सही बात है आयुष, तुम सही बोल रहे हो। तो वो अगेन, अब वो क्या हो गई, वो उसकी वल्नरेबिलिटी हो गई, ठीक है, कि बेसिकली बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है, जेंडर नॉट हेल्थ कंडीशंस, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें देखनी होती है। एसेंशियल सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कम्युनिकेशन ये प्रॉपर होनी चाहिए। तो आपको ये दिखाया गया है कि डिजास्टर आ गया, तो अब देखो टीम पहुंची है, लोगों को बचा रहे हैं, फ्लड आ गया, तैर वैर के जा रहे हैं पूरा, ठीक है। अब आपको लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो ये सब कब कर रहे हैं हम, ड्यूरिंग डिजास्टर, ठीक है। सो जैसे 2013 उत्तराखंड फ्लड में इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो एनडीआरएफ ने लार्ज स्केल में रेस्क्यू ऑपरेशंस किया था एंड लोगों को बाहर निकाला था। तो इस सबको हम बोलते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर आपको क्या करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बिफोर ड्यूरिंग हमें क्या क्या करना है। अब डिजास्टर के बाद क्या करें, डिजास्टर के बाद वाला फेज है पोस्ट डिजास्टर फेज। अब डिजास्टर आके चला गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे इमीडिएट जो होना था, जो भी क्राइसिस होना था, जो भी तबाही होनी थी, जो भी लॉसेस होना था वो हो गए। अब हमारे जो एफर्ट्स होंगे, अब हमारा जो फोकस एरिया होगा कि भैया बैक टू नॉर्मल लाइफ आना है, एंड जो भी कुछ गिर गया है, बिल्डिंग गिर गई है, स्ट्रक्चर गिर गया, उनको रीबिल्ड करना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले करेंगे रिकवरी, ठीक है। सो पॉलिसीज एंड टूल्स हम प्रॉपर बनाएंगे कि किसको कितना खाना देना है, कितना पीना देना है, किसका कितना लॉस हुआ है, किसको कितना पैसा देना है, किसी का सब कुछ ही टूट टाट गया तो उनको इमरजेंसी में कुछ टाइम के लिए कहाँ पे उनको रहना खाना देना है, कहाँ पे वो लोग रहेंगे, कहाँ उनका नुकसान होगा, ये सब चीजें अपन को देखना है। फाइनेंशियल एड देना है आपकी फैमिलीज को, किसी का बिजनेस पूरा ठप हो चुका है, उनको थोड़ा बहुत पैसा देना है ताकि वो अगेन रीस्टार्ट कर सके, एंड फैमिलीज में खाना पीना उनका कुछ टाइम चले या जो भी चीजें हैं तो उसके लिए उनको पैसे देने हैं, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटीज, आपकी वाटर सप्लाई, आपकी रोड्स, आपकी पूरी कम्युनिकेशन, जो भी चीजें थी सब तबाही मच चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जो भी मेन मेजर्स हैं, आपका पीने का पानी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी रोड्स, ये सब प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ। नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में आपके जो भी डैमेज हाउसेस थे, स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उनको प्रॉपर रिपेयर करना है। तो ये सब टूट टाट गया था, अब इनको रिहैबिलिटेशन हो रहा है, इनको नॉर्मल फेज में दोबारा से लेके आया जा रहा है। आप पीपल को सपोर्ट करोगे कि वो दोबारा से अपने उनका प्रॉपर लाइवलीहुड हो, दोबारा से आए। जो बेचारे फार्मर्स हैं उनको नई सीड्स दो कि भैया चलो अब ड्रॉट हो गया है, अब दोबारा से चलो उगाते हैं, दोबारा से करो। मान लो मौसम ना हो तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग तो भाई साहब, जो ट्रॉमा इफेक्टिव विक्टिम्स हैं, ठीक है, जिनको एक ट्रॉमा ही बैठ गया है, कुछ तो चलो मान लो अवेयरनेस किसी को होगी, जिनको नहीं होगी, यस एग्जैक्टली विशाल, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको बताओ कि कोई बात नहीं, हो गया आगे तो देखो कि आपके फैमिली के सब सही है, सलामत है, क्या हुआ, पैसे से कुछ नहीं होता, घर से कुछ नहीं होता, ये तो दोबारा बन जाएगा। तो ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें करो ताकि उनको उनका जो ट्रॉमा है वो कम से कम हो, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन, आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, चाहे घरों की, चाहे रोड्स की, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ब्रिजेस, ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी के लिए। पैसा नहीं बनता जल्दी, बात तो सही है, पैसा ही बड़ा दुख दे रहा है। ओके, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए ताकि आपके जो फ्यूचर में आने वाले डिजास्टर्स हैं वो भी बच जाएं। तो अब पहले मान लो तुम सस्ते में तुमने बेकार मटेरियल यूज किया था, प्रॉपर कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, नॉट एक्जैक्टली टेक्नोलॉजी, आपकी कोई प्रॉपर बिल्डिंग्स, आपने रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स नहीं थी, मटेरियल बेकार था, काम अच्छा खासा नहीं हो रखा था, तो आप इंश्योर करो कि अब दोबारा अगर घर बन रहा है या उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको मजबूती से बनाया जाए, नहीं तो कल फिर से ये हाल होगा। तो एक बार पैसा अच्छा खासा लगा देते हैं ताकि बार बार ये सब चीजें फेस करनी ना पड़े, ठीक है।
एंड अर्बन प्रॉपर प्लानिंग हो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। जैसे जब 2004 में सुनामी आई, उसके बाद जो नए घर बने वो प्रॉपर उसी अकॉर्डिंग बने कि भैया ये सुनामी कल दोबारा आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमारे प्रोवाइड करे, हमारे घर वर सब कुछ सिस्टम। एंड प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए गए कि अगर फिर से अगर सुनामी आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो लोगों को पहले से वार्न कर दिया जाए ताकि लोग वहां से इवैक्यूएट कर जाए, बाहर जाए, उनका जो लॉस वो कम से कम हो, एंड लोगों के पास जो एसेंशियल्स हैं उनके पास पूरा स्टॉक हो, एंड वो मेंटली भी प्रिपेयर हो, एंड उनको जो बेसिकली एक्सटेंट हो लॉस का लाइफ का लोगों का वो कम से कम हो। ठीक है, देखो कुछ लोग होते हैं रश्मि, कुछ सस्ती जमीन के चक्कर में या किसी के पास रहना वहना नहीं होता, जो स्लम एरियाज वगैरह होते हैं वो ऐसे जोन में भी रहते हैं, तो वहां पे लोग रहते हैं। ये मैं भी हमेशा सोचती हूँ, लोग पहाड़ काट काट के रोड बन रही हैं, लोग घर बना रहे हैं, सब कुछ एक्चुअली क्या है, लोगों की प्रॉपर फैमिली वहीं बसी होती है, सब कुछ होता है। तो जब वो बसे होंगे मान लो तब कुछ नहीं होता होगा, एंड वो चीजें अब होने लग रही है, तो लोग वहां से नहीं जा पाते। तो वहां का एक कल्चरल बॉन्ड हो जाता है, लोगों से कम्युनिटी से एक बॉन्ड हो जाता है। आपको सोचो कोई विलेज में कोई रह रहा है, कोई पहाड़ों पे हिमाचल में कहीं रह रहा है, उनको मैं बोल दूंगी आप तुम कल से दिल्ली रह लो, तुम दिल्ली में तुमको शिफ्ट कर दिया, अब तुम्हें ये 20 फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ पे रहना है, वो नहीं रह पाएगा। वो देख देख के मर जाएगा कि भैया दिल्ली में चल क्या रहा है, अपन के पहाड़ के लोग इतने सीधे होते थे, वो तो ये करते थे, वो तो शाम को ये करते थे, औरतें तो सिर पे ढकती थी, वो तो आदमियों के आगे नहीं आती थी, और ये दिल्ली में क्या हो रहा है भाई साहब, तो वो तो बेचारे वहां मरते ना मरते वो यहाँ जरूर मर जाएंगे। तो वो अडेप्टेशन नहीं हो पाती हमारा, वो चीजें हो जाती है कि नहीं अडेप्ट हो पाता। तो कुछ हमारी नहीं, सब लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहाड़ी लोग अच्छे होते हैं, सभी लोग अच्छे होते हैं। आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, तो एग्जैक्टली वो अडेप्टेशन नहीं हो पाती। ठीक है, कहना बहुत आसान है, जैसे आप जानते हो कि हमारा ओल्ड टीवी से न्यू टीवी बना था उत्तराखंड में, लोग कितना बेसिकली प्रोटेस्ट करते हैं, एंड उनका जब डिस्प्लेसमेंट हुआ था कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आप ये देखो ना, लोग पेड़ नहीं काटने देते। ठीक है, लोग पेड़ नहीं काटने देते हैं। अब सोचो उनका अपनी जगह के उससे कितना बॉन्ड है कि भाई हमारा जो भी चीजें, बहुत कुछ चीजें होती हैं, चिपको मूवमेंट जैसे उन्होंने किया था वुमेन्स ने। तो यही है कि हमें कहने में आसान लग रहा है, हम आजकल मॉडर्न जनता है, हम तो एनीवे अपने रूट से वगैरह से जुड़े नहीं है, कल्चर वल्चर बहुत कम ही हो गया है, एंड जॉब वॉब के लिए भी हम इधर उधर रहते हैं, क्योंकि हमें उतनी अवेयरनेस आ गई है कि भैया जिंदगी ज्यादा प्यारी है, कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं नॉर्थ क्यों, मैं बैठी साउथ हूँ, तो अब मेरे को भी करना पड़ रहा है ना, चाहूँ तो मेरे को भी अपना वही रहना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स भी, उनमें भी अवेयरनेस है। ओके नाइस, हैदराबाद ग्रेट। ओके, सो यही आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम बताया गया है कि जैसे आपकी ये रिवर है, बारिश बारिश आई, आपका ये अलर्ट लेवल है, एंड यहाँ पे हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं। जैसे ही अलर्ट लेवल से आपका पानी ज्यादा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, सायरन वायरन चिल्लाने लगेंगे कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, यहाँ पे फ्लड आने वाली है, तो लोकल विलेजर्स को सबको बता दिया जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोमेट्रिक गेज एंड कैमरास सब कुछ लगे हुए हैं, वाटर लेवल सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये सब मेरे अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर आता है कि हमने पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया कि भागो भागो भागो, एंड प्रॉपर उनके चीजें कर दी है, तो दे आर प्रिपेयर्ड कि हाँ कुछ हो सकता है। एंड जरूरी नहीं है कि हर बार हो कि आप सोचो कि इन्हें तो पागल बना दिया, कल तो कह रहा था यहाँ बाढ़ आएगी, कुछ होगी, अपन भागे भी पर कुछ हुआ नहीं। तो बट फॉर द प्रिकॉशंस के लिए, या बेसिकली कि इन केस हो जाता तो कल तो नहीं गाली देते। तो ऐसा नहीं है, हर बार अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर आपको बता दिया जा रहा है तो हर बार डिजास्टर आएगा, कभी बार नहीं भी आता। ठीक है, एक्जैक्टली फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हर एक लेवल में क्या क्या मेन चीजें होती हैं। जैसे प्रिपेयरनेस अभी हमने बात की कि आपको प्री डिजास्टर में हमने ये देखा था, ये प्री डिजास्टर फेज में था। ठीक है, कि आपको प्रिपेयरनेस करानी है। वो प्रिपेयरनेस कैसे करनी है हम उसको समझते हैं। तो बिफोर अ डिजास्टर हमें प्रिपेयरनेस करनी होती है ताकि इंपैक्ट कम से कम हो, वल्नरेबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन मिले, इफेक्टिवली रिस्पॉन्स किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस। सबसे पहला इंडिविजुअल लेवल पे क्या अपन तैयार हैं, क्या इंडिविजुअल लेवल पे अपन तैयार हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, अपन के पास प्रॉपर हमें फर्स्ट एड में पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से कौन सी ट्यूब लगानी है, क्या करना है, कभी चोट लग जाए, घाव लग जाए, क्या है, सांस नहीं आ रही है, नहीं हो रहा, व्हाटएवर कुछ भी चीज है, तो आपको प्रॉपर बेसिक मेडिसिन एंड ऑल इनके बारे में पता होना चाहिए, ट्यूब्स एंड ऑल इन सबका पता होना चाहिए, सीपीआर एंड ऑल इन सबका पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आप आत्मनिर्भर रहें। ठीक है, ऐसा नहीं वहां बैठे मम्मी मम्मी चिल्ला रहे हैं, मम्मी तो पता नहीं कहीं है, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रिपेयर रहना है। एंड ये तो एनी में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाइयां किसके लिए हैं, क्या है, कौन सी ट्यूब है, ये तो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपेयरनेस है। इमरजेंसी किट आपके पास होनी चाहिए जिसमें एसेंशियल कोई फूड, वाटर, फ्लैश लाइट, मेडिसिन, ये सब होनी चाहिए कि पता चला अंधेरा हो गया, सारी बिजली तो कट जाएगी, रात को आया था डिजास्टर, चलोगे कैसे, मान लो तुम पहाड़ पे हो, तुम तो नीचे गिर जाओगे, तो फ्लैश लाइट सब कुछ प्रॉपर जुगाड़ होना चाहिए। फोन टूट चुका है आपका, तो फोन में भी फ्लैश लाइट नहीं है, तो अपनी एक इमरजेंसी किट आपके पास होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में पीपल को ट्रेन किया जाए, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड टेक्निक्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम आगे अर्थक्वेक देखेंगे, उसमें और इन डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। हाउस होल्ड लेवल पे प्रिपेयरनेस, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे होगा कि मेरे पास सब कुछ दवाई वही खाना पीना मैगी वैगी सब मेरे पे तैयार है। ठीक है, मेरे पे पोहा वोहा भी है, बस पानी मिलाऊंगा पोहा खा लूंगा, तो सब कुछ रेडीमेड, मतलब मस्त, मेरे पे बिस्किट बिस्किट चॉकलेट वॉकलेट सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा मैगी नहीं, ठीक है, अब श्रवण ठीक है मैगी नहीं, हाँ ड्राई फ्रूट्स भी ले चलेंगे हाथ। अरे यार पार्टी कर लेना, ऐसा करना तुम उस टाइम एक महफिल जमाना और सबको बोला चलो पार्टी करते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड लेवल पे क्या प्रिपेयरनेस है, आपका खाना पीना, इमरजेंसी सप्लाई, जो घर की जो भी खाने पीने की सामान अगर आपको रखना है तो एटलीस्ट 72 आवर्स तक का आपके पास स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, आपके फर्नीचर्स एंड अप्लायंसेस को आप प्रॉपर सिक्योर रखो, कोई इंजरी ना हो ड्यूरिंग अर्थक्वेक। पता चला अर्थक्वेक आया, कोई तार वार कहीं से कुछ हो रही थी, हिल गया एंड अलग ही आग लग गई या कुछ हुआ, मतलब प्राइमरी तो अर्थक्वेक आया, बस उस अर्थक्वेक से सेकेंडरी तुमने अलाना फलाना 70 और डिजास्टर ला दिया अपने घर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर अप्लायंसेस आपके प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, फर्नीचर प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए। अभी किसी ने बोला ना कि लकड़ी ही टूट गई, तो
तो हमने पहले ही बोल दिया कि लकड़ी बढ़िया यूज होगी घर में, एकदम फर्स्ट क्लास वाली। तो फर्नीचर अप्लायंसेस वो प्रॉपर होने चाहिए। सो अगर जो फैमिली साइक्लोन प्रोन एरियाज में रहती है उनके पास बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज होने चाहिए, ताकि उनको वेदर अपडेट मिलते रहे कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, तेज हवा चल रही है, लो प्रेशर आ रहा है, पानी बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ताकि बैटरी ऑपरेटेड, क्योंकि बिजली तो चली जाएगी, बिजली चली जाएगी तो आपको कुछ पता नहीं होगा। तो बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज होने चाहिए जो आपको, यस एग्जैक्टली, न्यूज एंड ऑल भी। चलो न्यूज कैसे देखें, अब मान लो फोन बज गया था पर चार्ज नहीं है, टीवी चल नहीं रही है, तो रेडियो काम करेंगे, तो बैटरी ऑपरेटेड रेडियो होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी लेवल पे प्रिपेयरनेस। कम्युनिटी को तैयार करने के लिए क्या करना है, प्रॉपर डिजास्टर ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए जो भी उस कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनके लिए। लोकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम होनी चाहिए, लोकल में भी टीम अवेलेबल होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बैठे हैं पहले एनडीआरएफ आएगी नहीं तो अपन यहाँ से हिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लोकल भी आसपास रिस्पांस टीम होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अगर आप खुद में कैपेबल हैं तो खुद तो बचो ही और 4 लोगों को भी बचा के लेके जाओ, ठीक है, इफ पॉसिबल। बट ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा बन जाए, ठीक है, एक अवार्ड मिल जाएगा पर दिक्कत तुम्हें भी आ सकती है बाद में, तो इतना भी मान नहीं बनना। ठीक है। उसके बाद जैसे फ्लड प्रोन विलेजेस हैं तो वॉलंटियर्स होने चाहिए, तो प्रॉपर्ली ट्रेन हो कि बोट रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है। जैसे आपका बाढ़ आती है, पूरा पानी से भर जाता है, तो जो बोट के थ्रू आपको रेस्क्यू कराना है तो कुछ वॉलंटियर्स प्रॉपर ट्रेन होने चाहिए कि वो आपको वहां से बाहर निकाल के ले जाए। ठीक है। करना है और चप्पल खुद भी पहननी है और 4 लोगों को पहनानी है, बट ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तुम खुद पहन के भाग जाना। ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लेवल प्रिपेयर्डनेस। अब गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, भाई सरकार आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके लोग बचें, तो आपको प्रॉपर सुनामी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन्स के लिए, अर्थक्वेक के लिए, जो चीजें में पॉसिबल है एटलीस्ट वहां तो कीजिए, आप लोगों को पहले ही वार्न कीजिए। ठीक है। इवैक्यूएशन प्लान्स प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर शेल्टर्स होने चाहिए इन बेसिकली इन हाई रिस्क एरियाज। ठीक है। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम होना चाहिए हमारे कोस्टल एरियाज के पास इन एडवांस, ताकि लोग इवैक्यूएट हो जाएं बिफोर स्टॉर्म्स हिट। तो अब तक ऐसी कोई भी चीज मुझे नहीं लगता आपको समझ नहीं आई होगी कि सिर्फ के ऊपर से ही चल रही है। ठीक है। 'वो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम में जो अनाउंसमेंट करनी होती है ना, तुम ही लोग करने लगो, बढ़िया करोगे तुम ऐसे, टैलेंट तो है। इंजीनियर्स भाई साहब ऐसे नहीं बनते, टैलेंट तो होता है अपन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों ये आधे से ज्यादा सिविल इंजीनियर्स हैं, जो हरकतें दिख रही है ना मेरे को मेरे को लग रहा है ये सिविल वाली ज्यादा है ना, कह रहे हाँ ठीक है। परसेंट ओके, अब सिविल में वैकेंसी आती है, बेचारे क्या करें, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ओके, सो हमारी ओल्ड अप्रोच क्या थी, ओल्ड अप्रोच थी हमारी रिएक्टिव अप्रोच की, तबाही आने दो उसके बाद देखेंगे। ठीक है। सो यूजुअली आजकल की यूथ भी ऐसी हो रहा है कि मम्मी अभी होने तो दो, अरे कुछ होने तो दो, आप पहले से पहले टेंशन दे रही हो, आप पहले से पहले आपने ये बोल रखा है। तो यूजुअली अब यूथ भी ऐसी होती जा रही है कि पहले एक बार उस चीज तक पहुंचने दें, उसके बाद तैयारी करेंगे। ठीक है। सो रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिस्टोरेशन, पहले 3 आवर्स अप्रोच चलती थी कि आप लोगों को बचाएंगे डिजास्टर के बाद, उनको इमरजेंसी खाना पीना रहना देंगे डिजास्टर के बाद, एंड उनका जो डैमेज हो गया उनकी रिबिल्डिंग सब कुछ हो गया डिजास्टर के बाद, पहले अपन कुछ नहीं करेंगे। बट अब अप्रोच, हाँ बोर्ड्स आएंगे तो पढ़ लेंगे, तो अब अप्रोच बदल गई है। मॉडर्न अप्रोच इज 3 P's अप्रोच, जिसमें आप प्रिवेंशन कर रहे हो, आप डिजास्टर रिस्क को पहले से रोक रहे हो, तो आपने बिल्डिंग कोड्स बनाए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई, आप प्रॉपर प्रिपेयर हो चुके हो, आपने प्रॉपर रिस्पांस स्ट्रेटजीज बनाई, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, आपने ड्रिल्स कंडक्ट की, एंड आपने प्रॉपर हमारे स्ट्रक्चर जो है हमने प्रॉपर प्रूफिंग करी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डिजास्टर रेजिस्टेंट बनाया, जैसे फ्लड प्रूफ हाउसिंग बनाई, साइक्लोन शेल्टर्स बनाए, एंड फ्लड एंड ऑल रोकने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए। तो ये सब हमारी जो अप्रोच है वो बदल गई है। तो अब हमारी अप्रोच जो होती है दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव अप्रोच। ठीक है। हाँ, 1 PM मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। ठीक है। तो आज हम जितना पढ़ लेंगे उतने ही क्वेश्चन, हाँ आरआरबी जे की मेन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्लानिंग। सो डीआरआर की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं सीधा सीधा, क्या होता है डीआरआर, तो अपन बोलेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होता है। ठीक है। अब वही जो पीछे पड़ गया है ना, वही सब चीजें इसमें है, बस हेडिंग चेंज हो जाती है, कंटेंट वही रहता है। सो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है, एक कुमार मैं यही बोलूंगी कि जिसमें यूएनडीआरआर, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क, वेरी गुड, मेरे अकॉर्डिंग अपने को अंदर से पता होता है कि किस चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी है और किस में मेहनत करके कुछ हासिल हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ कि बहुत हाई कंपटीशन वाली एरिया में आप मेहनत करो जहां पे मेहनत करके भी कुछ ना मिले, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहां पे कम मेहनत करके भी कुछ मिल सकता है, या सेम है, मेहनत कांस्टेंट कर देते हैं, मेहनत कांस्टेंट है दोनों में, बट एक जगह ऐसा स्कोप है कि कुछ मिल जाए। तो आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जेई वेई भी अगर बन रहे हो तो बन जाओ, सिविल वालों की हालत खराब है। अगर सरकारी जाना है तो जैसे तैसे घुस जाओ, तुम तो जस्ट पास आउट हो ऑलरेडी, मैंने देखा है कुछ 2020 के बाद के हैं, तो ऐसा कुछ गलत काम नहीं होगा तुम अगर जेई बन गए, एंड जेई बन के जो ये है वो ज्यादा ही है इन कंपैरिजन टू ए ही। ठीक है। तो ए वाले में कमी है, ये ऊपर का जो चलता है वो बहुत अच्छा चलता है, बट तुम ऐसे काम मत करना, गंदी बात। ठीक है। अपन सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि देखो पहली बात सिर्फ ये यूपी ही अलग है, मेंस तो अलग नहीं है, सिविल तो सेम ही है ना, तो मेंस तो सबके लिए पढ़ोगे, आरआरबी जेई में सिविल पूछ रहे हैं वो तो आगे भी काम आएगी, तो कुछ कंटेंट अलग मतलब नहीं है। सारे एग्जाम दे के आना, ये इंश्योर करना, बस सारे एग्जाम में तुम्हें बैठ के आना, चाहे 4 सब्जेक्ट छोड़े हो चाहे 5। ठीक है। हाँ, ईमानदार इंजीनियर बनना।
ओके ओके फाइन 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 ठीक है। सो व्हाट इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाएंगे किस तरह से हमें जो एक्सपोजर है टू हजार्ड उसको कम करो, वल्नरेबिलिटी कम करो एंड प्रिपेयरनेस बढ़ाओ। तो दिस इज नथिंग बट योर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्लानिंग। तो इसमें लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह फोकस किया जाएगा कि प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स हो, मिटिगेशन मेजर्स हो एंड प्रिपेयरनेस हो। ठीक है, हाँ कैपेसिटी बढ़ाओ। तो की कंपोनेंट्स क्या है कि प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क होनी चाहिए, लीगल पॉलिसीज होनी चाहिए, लीगल मैकेनिज्म होने चाहिए। आगे जाके शायद कल के लेक्चर में आ जाएगा बहुत सारे लॉज एंड ऑल कि किस तरह से क्या क्या लॉ है, क्या क्या एक्ट है, किसके अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर के 10 एजेंडाज हैं, क्या क्या है, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर पॉलिसीज एंड लॉज होने चाहिए जो डिजास्टर रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करें। जैसे आपका एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि आपको एक लीगल फ्रेमवर्क बता देता है कि लीगली क्या क्या चीजें किस तरह से प्रोसीड करेंगी। क्योंकि कल कोई बोल देगा कि अच्छा तुमने हमें एसडीएम एनडीए में तुमने ये अपॉर्चुनिटी दी थी, हम तो नहीं करते। कल कोई बोल देगा नहीं हम नहीं कर रहे, क्या करोगे? तो भैया अपन ने लीगल एक्ट बना दिया, पॉलिसीज है प्रॉपर, तुम नहीं करोगे तो उसका जुगाड़ भी अपन करवा लेंगे। तो लीगली भी सब चीजें चल रही है। रिस्क असेसमेंट, आपको प्रॉपर्ली रिस्क असेस करने के लिए क्या करना है, हमें प्रॉपर हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉपर जोनेशन मैपिंग करनी है, जोन्स बना देने हैं एंड जो एक्सपोजर को देखना है कि ये एक्सपोजर है तो किन लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है, उनको इसी अकॉर्डिंग उनको मिटिगेशन स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर करना है। तो ये सब चीजें वन लेवल की हमारी कम्युनिटी उसके अकॉर्डिंग उनको तैयार करना है। ठीक है, तो जैसे कोस्टल सिटीज हैं तो उनको सुनामी रिस्क असेसमेंट करना होगा ताकि उनको सब चीजें बताई जाए कि ये आपका इवैक्यूएशन रूट होगा, ये आपकी प्लानिंग होगी, इस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना है, इमरजेंसी में आपको ये करना है, ये सामान है, ये मिलेगा, आपको यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो ये सब चीजें पहले ही पता होनी चाहिए कि ताकि लोग भी एक जगह मिल जाए। पता चला इवैक्यूएशन रूट कोई अलग ही भाग रहा है, इधर उधर भागने लग रहा है, तो उन्हें पहले बताया कि भैया इस रास्ते से भाग के सारे यहाँ जाना और इकट्ठे होकर वहीं मम्मी पापा सबको रिश्तेदार सब वहीं मिलेंगे तुमको। ठीक है, तो अपन को पता है कि किस रास्ते से कहाँ जाना है। तो ये भी चीज नहीं है कि यार मम्मी कहाँ होंगी, पापा कहाँ होंगे, फोन किसे करूँ, ये वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि ये सब पहले से प्लान है। ठीक है, उसके बाद रिस्क अवेयरनेस, प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए आपके कम्युनिटी में, डिसीजन मेकर्स प्रॉपर होने चाहिए ताकि जो भी डिजास्टर आए उनका प्रॉपर पोटेंशियल एंड ये सब चीजें। मैं एक ही चीज 100 बार बोल रही हूं, तुम्हें नहीं लग रहा ये पूरा ऐसी सब्जेक्ट है। जापान जैसे अर्थक्वेक ड्रिल्स करता है इन स्कूल्स ऑफिसेस ताकि लोगों को रियल इवेंट्स के लिए प्रिपेयर किया जाए। उसके बाद जो आपने प्लानिंग बनाई है उनको इंप्लीमेंट भी किया जाए। ठीक है, जैसे अर्बन प्लानिंग, आप अर्बन प्लानिंग करते हो, आपने एक फ्लडिंग सुनी होगी, अर्बन फ्लड्स। तो अर्बन फ्लड्स भी आ रहे हैं। अर्बन फ्लड्स क्या होता है? ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, जो अभी मैंने आपको बताया था कि रुड़की में गलियों में पानी भर जाता है, तो ड्यू टू पुअर ड्रेनेज फैसिलिटीज। ठीक है, हर जगह कंक्रीट 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 है, पानी आ गया भर के जाएगा कहां? तुमने तो ग्राउंड ही नहीं छोड़ा, तुमने सॉइल ही नहीं छोड़ी, तो कहां जाएगा? वहीं भरेगा। ठीक है, कंक्रीट थोड़ी पास होने देगा उसको। सो दिस इज नथिंग बट योर अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए अगर आपका फ्लड प्रोन एरिया है तो। ठीक है, ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम है। एग्जैक्टली, ये हरा हरा क्या है? थैंक यू क्यों भाई? अभी तो नहीं जा रही हूं मैं, वो भी 50 50 100 भी नहीं हुआ। वेरी गुड, वेरी नाइस, तुम कर लोगे आज, परफेक्ट। कितना मजा आ रहा है ना तुमको ये सब करने में। बड़ा तुम में से कोई नहीं हुआ है अभी, मुझे दिख रहा है। अब की बार 400 बार ये अटेंडेंस है, अबे 100 कर रहा है। वेरी गुड, कम ऑन, 300 300, वेरी गुड, 300 होने वाला है। हो गया 300 पार, वेरी नाइस। 400 400 होनी चाहिए आज, 400 चलेगा, 400 भाई हो गया, खतरनाक, मतलब वेल डन। सो इन फ्लड प्रोन सिटीज आपके प्रॉपर जोनिंग लॉज होने चाहिए, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप टाइमली अलर्ट्स दे पाए। थम जाओ भाई, 500 पे रुकोगे, अरे यार अब 4000 पे रुकना। ठीक है, अब कोई रुकेगा नहीं 4000 से पहले। ठीक है, वेरी गुड, ओके। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। हमारा जो आईएमडी, हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट होगा। अभी मैं आपको सबकी नोडल एजेंसीज भी बताने वाली हूँ कि अर्थक्वेक आएगा तो कौन सी एजेंसी के अंडर होगा, साइक्लोन सुनामी कौन सी एजेंसी के अंडर होगा, डिजास्टर किस एजेंसी के अंडर होगा, तो ये सब भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ कट ऑफ क्लियर हो गया, थक गया लड़का जो भी कर रहा था। थका नहीं है, नहीं जारी है, थक गया, ओ शिट। चलो, उसके बाद प्रॉपर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च प्रॉपर हो, किस तरह से क्या चीजें करनी है। लोग इतना तुम पढ़ लिख रहे हो तो कुछ अलग इन्वेंट करो, कुछ आइडियाज दो कि भैया ये आ रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो थोड़ा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करके थोड़ा जमाने में थोड़ी अवेयरनेस आनी चाहिए, कुछ तो अलग करो। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। जैसे अभी किसी ने ड्रोन किसी ने बोला था ना, किसी ने कुछ तो बोला था, तो यू नो कि जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, एआई, ड्रोन्स, इन सब की हेल्प से, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है, तो इन सब की हेल्प से अपन रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं। अरे थम जाओ। आपके ड्रॉट प्रिडिक्शन सिस्टम होने चाहिए जो फार्मर्स प्लान इरिगेशन एफिशिएंटली। आजकल तो अलग ही सिस्टम चल रहा है, सॉइल से बता देते हैं कि इसमें आपकी क्रॉप उग भी पाएगी कि नहीं, आपके प्रॉपर एआई सेंसर्स लगे होते हैं एंड मॉइस्चर कंटेंट बता देते हैं, न्यूट्रिएंट्स बता देते हैं कितना है क्या नहीं। तो दुनिया अलग लेवल पे चलती है। हो फाइनली, अब क्या है, डिजास्टर रिस्पांस के भी कुछ फेजेस होते हैं कि जैसे रिस्पांस है तो एक तो इमीडिएट होता है एंड किस तरह से डिटेल में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो मैंने एक बार और इसको डाला हुआ है कि रिलीफ फेज और रिहैबिलिटेशन फेज। ऑल्दो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और एक बार और लिखा हुआ है कि रिलीफ फेज में इमीडिएट रिस्पांस। ठीक है, आपको किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू करना है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन इसका प्रॉपर होगा, एड्स एंड मतलब खाने पीने का सामान प्रोवाइड किया जाए। और 1K प्लस भाई साहब, टीम फॉर डिफरेंट कंट्रीज सर्च फॉर सर्वाइवर्स एंड प्रोवाइडेड फूड एंड मेडिकल एड। तो हमने देखा कि ये नहीं थमेंगे आज। अरे आप मुझे नहीं दिखाई दे रहा 1K प्लस के आगे, हाँ 4K प्लस दिखाई देगा, वो बात अलग है। ठीक है, साइक्लोन अम्फान जो आपका आया था 2020। अच्छा, आपको सीधा ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आगे मैं आपको क्वेश्चन कराने भी वाली हूँ। आपको सीधा दे देंगे कि साइक्लोन अम्फान जो आया था या 2020 में कोई साइक्लोन आया था, उसने ये एरियाज को इंपैक्ट किया था, तो साइक्लोन का क्या नाम था। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये होना था, ये था, वो था। तो इसकी प्रॉपर लिस्ट है, वो मैं आपको दे दूंगी, उसकी टेंशन नहीं है। आज हम ये पढ़ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल से रिलेटेड, एंड उसके बाद कल हम एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम हर दिन एक एक डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन डिटेल। ओके, रिहैबिलिटेशन फेज में हमने देखा किस तरह से क्या चीजें करती हैं।
ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। 2004 सुनामी के बाद गवर्नमेंट एंड एनजीओज ने जो जो चीजें की, पोस्ट केरला फ्लड्स में डैमेज रोड्स को रिपेयर किया गया, पावर लाइंस को रिस्टोर किया गया, ठीक है। रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, इसको अब नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाई इंडिया इज डिजास्टर प्रोन। दिस इज नाइस। अब यहाँ अगेन क्वेश्चन आएगा, आपको 4 स्टेट लिख देंगे वहां पे एंड पूछेंगे जरा ये बताओ कि इसमें से साइक्लोन प्रोन जगह कौन सी होगी। सिमिलरली 4 स्टेट लिख देंगे, उससे पूछेंगे इसमें ड्रॉट किसमें आ सकता है, अर्थक्वेक किसमें आ सकता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया इंडिया में मतलब इंडिया इतना डिजास्टर प्रोन है क्यों, मतलब दिक्कत कहाँ है। नहीं रुकेगा आज ये लड़का, आज ये सबसे पहला है ज्योग्राफी मतलब जियोग्राफिकल फैक्टर्स। क्या क्या, सिस्मिक एक्टिविटीज, या फिर हमारे पास अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं, क्योंकि बहुत सारी प्लेट्स अवेलेबल होती हैं। हम अर्थक्वेक में जब आगे जाएंगे तब देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेट्स अवेलेबल है यही आपस में टकराती हैं, ठीक है। तो ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी। इंडिया की बात करूं तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है तो आपको क्या सिस्मिक एनर्जी रिलीज होती है, सिस्मिक एनर्जी रिलीज होकर शेकिंग होती है, अर्थ की वाइब्रेशंस होती है, व्हाटएवर ये सब चीजें। तो कुछ ज्योग्राफी, यस टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये हमारी कुछ ज्योग्राफी ऐसी है कि उसकी वजह से अर्थक्वेक या डिजास्टर होना ही है, ठीक है। तो हम अब इसमें हमारी गलती नहीं है भैया, वो बनी ही ऐसी है, वो नेचुरली ऐसी है, तो मैं क्या करूं, तो तुम लोग क्या कर सकते हो। तो कंट्री को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है, सेकंड टू फिफ्थ, ठीक है, जिसमें जोन 5 जो है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया, सबसे खतरनाक होता है, जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात जैसे भुज, तो ये सब चीजें आती हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कुछ हैं कि हाँ भाई इन रीजंस में आपका 4 एंड 5 है, यस यस। अब जैसे उत्तराखंड यूकेपीएससी ए का पेपर हुआ था, मुझे आज भी याद है कि वहां पूछा था कि उत्तराखंड कौन से जोन में आता है, और वहां 4 भी दिया और 5 भी दिया, ऐसे तो पेपर बनाते हैं ये लोग, सिस्टम है अलग, ठीक है। ओके उसके बाद हमारे पास कोस्ट लाइन, हमारे पास देखो ना भाई साहब 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो तुम ये बोल दोगे ठीक है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, ये सब है, बट अपन के पास कोस्ट लाइन भी इतनी भयंकर है कि अब हमें साइक्लोन, सुनामी, स्टॉर्म सर्जेस ये सब भी देखने को मिलता है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी हमारे इंडिया में। बे ऑफ बंगाल आपसे पूछा जाएगा, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आपको साइक्लोन देखने को मिलते हैं या अरेबियन सी में, तो हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। क्योंकि आपके साइक्लोन होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका कुछ प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर की वार्म मतलब थोड़ा गर्म वार्म होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब क्योंकि ये वार्म वाटर प्रेजेंट होता है, फेवरेबल विंड पैटर्न होता है आपके बे ऑफ बंगाल के साइड, तो वहां पे आपको ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलता है, जैसे साइक्लोन अम्फन, जैसे सुपर साइक्लोन जो 1999 में आया था। तो कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल की साइड। तो ये सब मेरी इंडिया की वल्नरेबिलिटी है। तो आप अगर इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन जानते हो तो आपको आधे ज्यादा डिजास्टर तो ऐसे ही बताऊंगी। इतना बड़ा क्या लिखा है, हिमालयन रिवर सिस्टम्स एंड फ्लड्स। अब हमारे पास रिवर्स की भी कमी नहीं है, हमारे पास बहुत रिवर्स हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सौरो ऑफ ये, सौरो ऑफ फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो मेजर रिवर्स हमारे पास गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, एंड देन इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। सो इनसे फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग आती रहती है। आप बिहार में बात करो, ठीक है, यूपी में बात करो, असम में बात करो, वेस्ट बंगाल में बात करो, सौरो ऑफ बंगाल, हाँ सो कोसी ओसी, ये सब चीजें चलती रहती है, ठीक है। हाँ वेरी गुड ऋषा, वेरी गुड गिरगिट। एंड सिमिलरली अर्बन फ्लडिंग आपकी कॉमन है सिटीज में ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, एंड आपने एंक्रोचमेंट कर लिया फ्लड प्लेन्स में, जैसे मुंबई बारिश आती नहीं है, मुंबई में लोग तैरना शुरू कर देते हैं। तो मुंबई 2005, चेन्नई, दिल्ली में भी अभी अर्बन फ्लडिंग काफी आई थी। सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इतनी रिवर्स हैं एंड अर्बन फ्लडिंग है। माउंटेनियस टेरेन एंड लैंडस्लाइड। अब माउंटेन हम पे भाई साहब पहाड़ भी बहुत है, हिमालय कोई कमी नहीं है। तो अब उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इन सब में लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड्स की दिक्कत रहती है। तो ये सब रीजन मैंने आपको मार्क करके यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो जो ज्यादा रेड है मतलब वो ज्यादा प्रोन है, ठीक है। ऊपर से हम क्या करते हैं, घी में नहीं आग में घी डालने का काम करते हैं, क्या हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, हम अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो सिचुएशन एकदम खतरनाक पीक पे है, हम कहते हैं नहीं मजा नहीं आ रहा, इसको और खतरनाक बनाया जाए, तो अपन वो काम करते हैं, जिसकी वजह से तबाही जिस अगर मान लो एक एक्स लेवल पे आनी थी अब वो 10x लेवल पे आएगी। तो केदारनाथ फ्लड, जैसे जोशीमठ का लैंड सब्सिडेंस, ठीक है। तो ये सब क्या है, जहां कुछ करना नहीं था वहां कर दिया है, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरियाज भी अपन के पास बिल्कुल कमी नहीं है। हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज रहते हैं, इरेगुलर मॉनसून रहता है, वाटर का मिसमैनेजमेंट है। तो ये सब चीजें हैं। क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस करता है हमारे ड्रॉट को, उसको इंटेंसिफाई करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, ठीक है। सो ये सब थी ऑल अबाउट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की ज्योग्राफिकली हमारी ये सब चीजें हैं एंड उनकी वजह से ये डिजास्टर आते हैं। अब कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेट का भी अपना है, ठीक है। अब आप देख लो क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीजें जैसे मॉनसून डिपेंडेंसी एंड एक्सट्रीम वेदर। अब जैसे आपकी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप इरिगेशन करते हैं या वहां पे आपको पानी चाहिए, तो हम मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं। सॉरी इरिगेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, हम इरिगेशन करना है। तो अगर आपको यही सोचो कि नहीं भैया जब रेनफॉल आएगी, जब बारिश आएगी अपन तो तभी फसलें उगाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। डिमांड इतनी ज्यादा है, आपकी सॉइल कंडीशन इतनी ज्यादा है, एंड किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, किस टाइम पे पानी चाहिए, वो सब वेरी करेगा। इसलिए हमें आर्टिफिशियली पानी अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इंडिया जो है हेवीली रिलाई करता है ऑन मॉनसून फॉर एग्रीकल्चर एंड आल्सो फॉर वाटर सप्लाई, ठीक है। अब हमारे क्या है, कोई यूनिफॉर्मली तो मॉनसून रहता नहीं है, सारे साल तो रहता नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ टाइम कुछ जगह आपको ड्रॉट्स भी देखने को मिलता है, एंड कहीं इतना ज्यादा पानी रहता है कि वहां आपको फ्लड्स देखने को मिलती है। तो कहीं बहुत पानी है, कहीं कम पानी है। तो ये सब क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। इसका क्या इंपैक्ट है, बेसिकली टेंपरेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स आपने देखा होगा कितनी कितनी गर्मी पड़ती है, टेंपरेचर अब तो मजाक हो गया है कि 45-46 एंड यहाँ तक भी पहुंच जाता है इवन इन उत्तराखंड। आपको लगता होगा मैं पहाड़ से हूँ, पहाड़ नहीं, मैं रुड़की वगैरह की बात करूँ तो वहां पे भी इतना टेंपरेचर आएगा, ऐसा पहुंच जाता है कि तुम बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आपका ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं हिमालयाज में, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, जिसको हम GLOF बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियल जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है उसकी वजह से जो फ्लड आ रहा है, वो जो आउटबर्स्ट हो रहा है उसको हम GLOF बोलते हैं। तो बहुत बार आपने सुना होगा उत्तराखंड में कोई फ्लड आता है तो यही बोलते हैं वो फलाना ग्लेशियर पिघल रहा था, उसके वजह से सडन एकदम से पानी आया और फ्लैश फ्लड आ गया, ये सब हुआ, ठीक है।
हाँ जी, ये देखो उत्तराखंड में तो ये चलता रहता है। फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, फ्लड्स, अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब नथिंग बट दे आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्या? भाई साहब, लोग ही लोग भरे जा रहे हैं, जहाँ पे बसना नहीं है वहाँ बस रहे हैं। क्यों चाहिए? पीस चाहिए, पैसा बहुत है। एक तो शहर में रहेंगे, फिर एक वीकेंड मनाने के लिए या सुकून पाने के लिए, शांति के लिए पहाड़ों पे जाएंगे, ठीक है? तो अपने अलग-अलग मूड के अकॉर्डिंग अपने घर बना रखे हैं, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी फार्म हाउस, एक्जैक्टली मैं नाम भूल रही थी, फार्म हाउस चाहिए। अब शिमला क्या? शिमला तो क्या ही बन गया, वहाँ तो चलने की सांस लेने की जगह नहीं है। इतना अर्बनाइजेशन हो चुका है। सो ओवर 1.4 बिलियन पीपल जो इंडिया में रह रहे हैं विद डेंस पॉपुलेशन इन डिजास्टर प्रोन एरियाज वो रह रहे हैं, चाहे रिवर बेसिन के आसपास हो चाहे कोस्टल सिटीज हो, कि भैया आप सी फेसिंग, सी साइड फेसिंग हमें घर चाहिए, हमारी बिल्डिंग ऐसे हम खिड़की खोलें तो सामने पानी दिखना चाहिए, ठंडी ठंडी हवाएं आनी चाहिए, एंड फिर अगले दिन आप नहीं मिलेंगे आप हवा और पानी के साथ बह जाएंगे। तो ये सब चीजें हमारी आजकल सुकून बन गया है। फिर लोग पीस डालते हैं कि हमें आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसे भी चल रहा है ना कि व्हाट टाइप ऑफ पीस वी वांट, पूरा घना जंगल है, बीच में एक घर है, और जब अगले दिन वहां शेर और कुत्ते बिल्ली जब आएंगे ना तो वहीं से नाचते हुए सब दिखाई देंगे। तो बोलते अपन बहुत कुछ है, पर जब आता है तो अप्लाई कोई कर नहीं पाता, ठीक है? वहां जब ना तो कोई दुकान होगी ना खाने पीने की चीज होगी, तुम मर गए तो कोई पूछने भी नहीं आएगा तुमको। तो ऐसी जगह कहने को आसान है, बट यूजुअली ये चीजें आसान नहीं होती, ठीक है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, कोई कहीं भी घर बना रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम का पता नहीं, कोई वाटर सप्लाई का पता नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का पता नहीं, कोई रोड का पता नहीं कहां से निकलेगी, क्या है, किधर कम्युनिटी का मेन चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, चल रहा है अंधाधुंध चल रहा है, ठीक है? सो पुअर ड्रेनेज, डिफोरेस्टेशन, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मेरे डिजास्टर के रिस्क को बढ़ाते हैं, ठीक है? नहीं, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ पैसा खाती है। उसके बाद पॉवर्टी एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, डिजास्टर रेजिस्टेंट हाउसिंग नहीं है, इमरजेंसी के लिए कोई प्रिपेयर नहीं है, स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, कोई कहीं भी रहना शुरू कर देता है, लाइक आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सब की बात करो, एंड यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ फ्लड एंड हीट वेव्स भी होते हैं, ठीक है? ये सब मैं अपने इंडिया की बात बता रही हूँ कि किस वजह से इंडिया में इतने डिजास्टर होने के चांसेस होते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पेड़ तुम रहने नहीं दे रहे हो, एक्सेस तुम माइनिंग कर रहे हो, एनक्रोचमेंट तुम कर रहे हो, तो क्या होगा भैया? फ्लड ही आएंगे, लैंडस्लाइड ही होगी। दिल्ली में तगड़ा पॉल्यूशन चल रहा है, अगर घर में 4 लोग हैं तो एक घर में 8 गाड़ियां हैं, ठीक है? एक सुबह चलती है एक शाम को, तो पॉल्यूशन तो होगा ही। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट का कुछ अता पता नहीं है, जहां मर्जी कुछ भी चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, मतलब चल रहा है बस बढ़िया चल रहा है, ठीक है? सो अगर हम बात करें अब इन टर्म्स ऑफ, अगर क्वांटिफाई किया जाए तो बेसिकली अगर मैं अर्थक्वेक की बात करूं तो 58% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया, जो मेरा लैंड एरिया है उसका ऑलमोस्ट 58% इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। तो जितना लैंड एरिया है उस लैंड का 58% आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो अब ये वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अप्रॉक्स, ठीक है? सिस्मिक जोन 5 की बात करूं तो 11% ऑफ टोटल एरिया, हाईएस्ट रिस्क पे जो है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट हिमालयस, कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड आता है। सिस्मिक जोन 4 की बात करूं तो अराउंड 18%, जो हाई रिस्क पे है, जिसमें दिल्ली, पार्ट्स ऑफ बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, लद्दाख, ये सब वाले रीजन आते हैं, ठीक है? सो आप समझ लो कि इंडिया के लैंड एरिया का 58% इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया। फ्लड की अगर मैं बात करूं तो 12% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया, जो टोटल लैंड एरिया उसका 12% हमारा फ्लड प्रोन है, ठीक है? 40 मिलियन हेक्टेयर्स आउट ऑफ 329 मिलियन हेक्टेयर्स वो रिस्क पे है, मतलब 329 मिलियन हेक्टेयर्स अगर आपके पास है तो उसका 40 मिलियन हेक्टेयर्स रिस्क पे है। 75% एनुअल रेनफॉल जो हमारी कंसंट्रेटेड होती है वो मात्र 3 से 4 महीने में हो जाती है, समझ रहे हो? तो अगर 100% में से 75% तो 3-4 महीने में ही पानी आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट फ्लडिंग कंडीशंस देखने को मिलती है। ड्रॉट की बात करें तो इंडिया में जितना कल्टिवेबल एरिया है, जहां पे कल्टिवेशन पॉसिबल है, उसका 68% एरिया इज प्रोन टू ड्रॉट, उसमें ड्रॉट आने के चांसेस होते हैं। 33% इसमें जो है वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सबका है, एंड ये दे आर बेसिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। साइक्लोन की बात करें तो टोटल लैंड एरिया का 8% एरिया प्रोन टू साइक्लोन। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको ये कोस्ट लाइन की लेंथ याद रखनी है कि आउट ऑफ 7500 या 7516 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर जो है इट इज वन लेवल टू साइक्लोन्स, समझ रहे हो? तो अराउंड 40 मिलियन पीपल एनुअली इफेक्ट होते हैं विद दिस साइक्लोन्स, समझ रहे हो क्या नेक्स्ट लेवल सिस्टम चल रहा है? लैंडस्लाइड, ठीक है? नहीं सबके नहीं, एक बार नजर मार लेना आप, थोड़ा बहुत ध्यान से अगर चीजें देखोगे एंड मन में जो इतना तो यार आप समझ जाओगे कि कितना परसेंटेज किसका होता है, ठीक है? लैंडस्लाइड अगर बात करें तो इंडियाज लैंड एरिया का 15% लैंडस्लाइड्स के हैं, जिसमें हिमालयन रीजन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स, दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है? सुनामी कोस्टल एरिया का 2%, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार, दे आर एट हाई रिस्क। हीट वेव्स की बात करें 15 से 20% हमारे इंडिया का, हाँ जी अभिषेक, ठीक है? जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दे आर मोस्ट अफेक्टेड विद हीट वेव्स, ठीक है? कोल्ड वेव्स 10% ऑफ इंडिया हमारे कोल्ड वेव्स के लिए प्रोन है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, हिमाचल, जेएनके, ठीक है? सो एक्सट्रीम या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस आते हैं, मतलब जम गए हैं बेचारे, ठीक है? सो फाइनली अब आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, शुरू हो जाओ, ठीक है? अब आपको यहाँ पे लगाते हैं एक पोल। कैसे पोल लगानी है? यहाँ पे ऐसे लगानी है। Which of the following is a crucial step in building disaster resilient infrastructure in India? आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो विदाउट कंसीडरिंग हजार्ड रिस्क, आप स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन लगाओ एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करो, आप इग्नोर कर दो लैंड यूज प्लानिंग की इंपॉर्टेंस एंड या फिर आप कंस्ट्रक्शन को अलाउ करो इन हाईली हजार्ड प्रोन एरियाज, ठीक है? सो अब हम शेयर बोर्ड, क्या बात है? प्रांजल, खतरनाक इन 0.7 सेकंड, नाइस। क्वेश्चन तुम्हें पता था क्या? सबने सही दिया है क्या? सबने सही दिया। टॉप 10 हमारे पास आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, खतरनाक, मजा आ गया। तो द आंसर इज वेरी नाइस, बी इज द राइट आंसर। तो अब आप देख रहे हो, आपने सिर्फ मेरे को सुना एंड आपने कुछ याद तो नहीं किया था इसके लिए, ठीक है? बेसिक सी चीज पूछी थी, कॉमन सेंस लगानी थी एंड आंसर आ गया, ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ओके ओके ओके, क्या है क्वेश्चन? क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हाईली ससेप्टेबल, नॉर्थ ईस्ट, इसका ऑप्शन क्या था?
तुम तो पहले आंसर दे रहे हो, अच्छा नहीं दिए, ये देखो पहले आंसर दे रहे हैं, सुनामी नहीं हो सकती, यस ठीक है, इसका टाइम कम कर दिया, हाँ ये तो बढ़िया। कितना टाइम बचा है हमारे पास, 10 मिनट। खत्म नहीं हो रही क्या ये, एंड पोल कर दूं? तुमने क्या आंसर दिया था, सॉरी मैंने पोल एंड कर दिया, तो वो 15 सेकंड, हाँ एग्जैक्टली मेरे को बढ़ाना था, वो कम हो गया, नहीं कम करना था, बढ़िया। आंसर क्या दिया था सबने, बी दिया था ना, हाँ बी इज द राइट आंसर। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सुनामी, ठीक है, ड्रॉट आएगा क्या, हीट वेव, डस्ट स्टॉर्म, ये सब नहीं आएगा, फ्लड, लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक इन सबके चांसेस होंगे, तो ये सब कॉमन सेंस है, ये इंडियाज वल्नरेबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कोस्टल स्टेट इज हाईली साइक्लोन प्रोन, ठीक है, ओके नाइस, तो इसको कम करो, क्रिएट पोल, ठीक है। हाँ बड़ा इजी, यस ठीक है, डन। अगेन प्रांजल, क्या बात है, वेरी नाइस, उड़ीसा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन बताओ। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में क्या इंक्लूड होता है, ओनली रिस्पांस रिकवरी, मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस रिकवरी, प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन की क्या क्या क्या। भाई प्रांजल क्या बात है, तुम 0.7 में क्या कर रहे हो ऐसा, दुर्गेश भी कांस्टेंट हो गया, शैंकी नाइस, ठीक है, तो समझ रहे हो कितने बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन, मतलब तुम मेरा लेक्चर सुन लो, तुम क्वेश्चन कराओगे ऐसा वाला है, कराइए लड़का लग रहा है मेरे को भी। व्हिच अप्रोच इज क्रूशियल फॉर रिस्क रिडक्शन, उसका नेट 1.4 सेकंड, दुगना टाइम हो चुका है, कोई बात नहीं, वेरी गुड शैंकी। सो द अप्रोच इज, सबका भी ऑप्शन, हाँ पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, एंड द आंसर इज प्रोएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव नहीं, रिस्क को इग्नोर कर दे, नहीं हम सरकार नहीं है, डिजास्टर का वेट करें, नहीं हम सरकार नहीं है, हम क्या है, हम अच्छे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। चलिए, नहीं फिर मजा नहीं आएगा। पता नहीं जादू है अभी में कुछ। वेरी गुड शैंकी, वेरी नाइस प्रांजल, गिरगिट इन दी हाउस, नाइस अभिनव, सॉरी ठीक है। सो हाई रिस्क कब होगा, जब आपकी 1000 की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी एंड आपकी वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा होगी, एंड अगर कैपेसिटी भी मेंशन होता तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटी जो होगी वो लो होगी, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। हाँ बी फिक्स हो गया, आप दोबारा बी लगाना, ठीक है, चलो लगाओ। हाँ ठीक है अनुतोष, कर दो कर दो कर दो, बिना पढ़े बी करना, ठीक है। लग रहा है इन्होंने पढ़ के किया था। So risk is a function of hazard and vulnerability both, not hazard only, not vulnerability only. अच्छा वो भी ऐसे करते हैं, तो hazard and vulnerability is the right answer, ठीक है। and also capacity होता तो वो भी सही था, and अगर कहीं exposure भी लिखा होता तो वो भी सही है, ठीक है। भाई 4 मिनट अपन पे बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, which is not a disaster characteristic, ओके ओके ठीक है, चलो बताओ। वेरी गुड, इन सबने 8 के 8 सही दिए हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड गाइस, ठीक है। सो अब कोई भी लोकलाइज इंपैक्ट जो इजीली कम्युनिटी मैनेज कर सकती है वो डिजास्टर नहीं है, तो इस लेवल पे होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी ना हो कि आप उससे कोप अप कर पाओ यूजिंग योर ओन रिसोर्सेज, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, कितने समझदार बच्चे हो तुम। ओके बताइए, अर्ली वार्निंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और रिकवरी। हाँ इजी, यस वेरी गुड, वेरी नाइस। सो ये सब आता है अंडर दी प्रिपेयर्डनेस। लास्ट क्वेश्चन एंड फिर अपन क्लास भी खत्म करते हैं। चलो, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एम्स टू, सारे हजार्ड को एलिमिनेट कर दिया जाए, डिजास्टर इंपैक्ट मिनिमाइज किया जाए, डिजास्टर टाइमिंग को प्रेडिक्ट करने के लिए या सिर्फ रिस्पांस पे फोकस करने के लिए। वेरी नाइस प्रांजल, गिरगिट एंड रजत कुमार, रवि एंड निशित, वेरी गुड गाइस, 10 आउट ऑफ। अब देखो तुम्हारे वजह से मुझे क्वेश्चन ऐड करने पड़े फालतू टाइम पर, यहाँ पे एक टॉपिक हो जाता अभी, लेकिन नहीं फिर तुम, ठीक है कोई बात नहीं।